नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो देखिएगा, ये इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक, और ये चैप्टर नंबर 9 है। 3 नंबर का चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, जिसका इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजन यौगिक। अब इस उपसह संयोजन यौगिक को हम लोग संकुल यौगिक भी बोल सकते हैं, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक भी बोल सकते हैं, या फिर जटिल जटिल यौगिक भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि उपसह संयोजन यौगिक जो है इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, या उपसह संयोजन यौगिक को संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं, जटिल यौगिक के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको। ये चैप्टर पूरे 3 मार्क्स का है, और यह जो है इनऑर्गेनिक का सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है। तो इसमें हेडिंग दिया गया कि सबसे पहले परिचय। तो परिचय के बारे में समझना यह है कि उपसह संयोजन यौगिक, जटिल यौगिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। उसमें हम लोग ये बातें पढ़े थे कि मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, और इसमें होता यह है कि धातु परमाणु जो होता है, संक्रमण तत्व का जो धातु होता है वह ऋणायन अणुओं से या उदासीन अणुओं से या धनायन अणुओं से आबंधित होता है, और उसी को बोला जाता है क्या, उपसह संयोजन यौगिक। मतलब जो संक्रमण तत्व के, जैसे इस तरह से बात किया जाता है, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं FeCN6, ये K4। तो ये जो संक्रमण धातु है, ये धातु है, इससे Cn से आबंधित है। मतलब कि संक्रमण धातु जो होते हैं वे ऋणायन, ये जो है Cn पर माइनस होता है, Cn माइनस, ऋणायन से भी आबंधित हो सकते हैं, धनायन से भी आबंधित हो सकते हैं, और उदासीन अणुओं से भी आबंधित हो सकते हैं। तो आबंधित हो करके जब किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी यौगिक को कहा जाता है उपसह संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। यह जो है इस यौगिक में संयोजकता के नियमों का पालन नहीं होता है। मतलब जो हम लोग रासायनिक बंधन बनाने के लिए जो नियम पढ़े थे उन नियमों का पालन इसमें नहीं होता है। और ये जो होते हैं खनिजों में, जीव जंतुओं में, मतलब ये उपसह संयोजन यौगिक यानी कि संकुल यौगिक खनिजों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में इत्यादि में पाया जाता है, और ये जो है उन जीव जंतुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा संकुल यौगिक के बारे में। जब कोई संक्रमण धातु आयन या धातु परमाणु उदासीन या ऋणायन या धनात्मक अणुओं से परिबद्ध रहता है, मतलब आबंधित रहता है, तो वैसे यौगिक को कहा जाता है संकुल यौगिक। इन यौगिकों में संयोजकता के नियम का पालन नहीं होता है। ये खनिजों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में पाया जाता है और महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है। तो लिखिएगा इसके बारे में हेडिंग देने के बाद, परिचय हेडिंग देने के बाद लिखिएगा इसमें, हम जानते हैं कि संक्रमण धातु संकुल का निर्माण करते हैं।
संकुल का निर्माण करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं, जिनमें धातु परमाणु, जिनमें धातु परमाणु, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायन अथवा, अनेक ऋणायन अथवा, अनेक ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से, उदासीन अणुओं से, उदासीन अणुओं से परिबद्ध रहते हैं, उदासीन अणुओं से परिबद्ध रहते हैं, परिबद्ध रहते हैं। कामा दीजिएगा, कामा देने के बाद लिखिएगा उसे उपसह संयोजन यौगिक, उसे उपसह संयोजन यौगिक, उसे उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजन सत्ता कहते हैं, या उपसह संयोजन सत्ता कहते हैं, या उपसह संयोजन सत्ता कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इन यौगिकों के निर्माण के दौरान, इन यौगिकों के, इन यौगिकों के निर्माण के दौरान, इन यौगिकों के निर्माण के दौरान सामान्य संयोजकता नियमों का, सामान्य संयोजकता नियमों का, सामान्य संयोजकता नियमों का पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता है। अतः इन्हें, अतः इन्हें, अतः इन्हें संकुल कहा जाता है, अतः इन्हें संकुल कहा जाता है, अतः इन्हें संकुल कहा जाता है। खड़ी पाई देने के बाद लिखिएगा यह यौगिक, यह यौगिक, यह यौगिक प्रायः, प्रायः, प्रायः खनिजों, 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 कामा दीजिएगा जंतुओं, जंतुओं, जंतुओं तथा पेड़ पौधों में, तथा पेड़ पौधों में, तथा पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं और उनमें, और उनमें, और उनमें महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा जैसे, जैसे क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल, कमा दीजिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तथा, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12, विटामिन B12
विटामिन B12 क्रमशः Mg कमा दीजिएगा Fe तथा CO कोबाल्ट का उपसहसंयोजन यौगिक होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा इन यौगिकों का उपयोग वैद्युत लेपन वस्त्र रंगाई तथा औषधि रसायन में होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। एक बार फिर से समझिएगा। उपसहसंयोजन यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जो संक्रमण धातुओं द्वारा बने होते हैं और उसमें संक्रमण धातु जो होते हैं अनेक मतलब बहुत सारे ऋणायन अथवा उदासीन अथवा धनायन अणुओं से परिबद्ध होते हैं, मतलब चारों तरफ से बंधे हुए होते हैं। उनको उपसहसंयोजन यौगिक या उपसहसंयोजन सत्ता या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहते हैं। फिर लिखा गया कि इन यौगिकों में सामान्य संयोजकता के नियम, मतलब जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे रासायनिक बंधन के नियम जो जनरल था, उसका उपयोग इसमें नहीं होता है। और ये जो होते हैं खनिजों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं और उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया कि क्लोरोफिल जो है Mg मैग्नीशियम का जटिल यौगिक है। क्लोरोफिल क्या है? एक जटिल यौगिक है, लेकिन किसका? मैग्नीशियम का। उसी तरह से हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल यौगिक है, लेकिन किसका? इसका। विटामिन B12 जटिल यौगिक है, लेकिन किसका? कोबाल्ट का। तो इस तरह से उदाहरण दिया गया। तो ये सभी जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीमोग्लोबिन जीव जंतुओं में, मानव शरीर में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखती हैं। उसी तरह से विटामिन भी है। और लिखा गया कि बहुत सारे ऐसे मतलब जटिल यौगिक हैं जिनका उपयोग वैद्युत लेपन में किया जाता है, वस्त्र रंगाई, वस्त्र को रंगने के लिए किया जाता है, तथा औषधि रसायन मतलब औषधि के निर्माण में, मतलब दवा के निर्माण में किया जाता है। तो ये परिचय हम लोग अभी समझे, तो परिचय हो गया। तो देखिए अब हेडिंग दिया गया है उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए उपसहसंयोजन यौगिक हम लोग परिचय में भी पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। एक बार फिर से परिभाषा समझ लिया जाए। जब दो या वो भी परिभाषा सही था, ये भी परिभाषा हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक अस्थाई अणुओं, मतलब जब दो या दो से अधिक अस्थाई अणु जो है, दो या दो से अधिक अस्थाई अणु मिल करके किसी नए अणु के निर्माण करते हैं या किसी नए यौगिक के निर्माण करते हैं, तो उसी यौगिक को बोलेंगे हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक। जब दो या दो से अधिक अस्थाई अणु जो है आपस में मिल करके किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वैसे यौगिक को हम लोग बोलेंगे उपसहसंयोजन यौगिक। ये उपसहसंयोजन यौगिक के लिए ये जो दो अस्थाई अणु होंगे ये कहलाएंगे अवयवी कण। अवयवी कण।
मतलब इसको हम लोग बोलेंगे अवयवी कण। जो अस्थाई अणु यौगिक बनाने में भाग ले रहा है उसको बोलेंगे क्या, अवयवी कण। जो ये अस्थाई अणु यौगिक बनाने में भाग ले रहे हैं इन अणुओं को बोलेंगे हम लोग अवयवी कण। तो जो यौगिक बन करके, इनके द्वारा जो यौगिक बन करके तैयार हुआ उसको उपसह संयोजन यौगिक बोलेंगे। और ये जो भाग लेने वाले अणु हैं इनको बोलेंगे हम लोग क्या, अवयवी कण। और होता यह है कि इनका गुण और इनका गुण, जो यौगिक बना इनका गुण अलग अलग होता है। मतलब इनका गुण और अवयवी कण का गुण अलग अलग, मतलब जो नया पदार्थ बना है उनका गुण अलग हो जाएगा और जो पदार्थ मिल करके इसको बनाए हैं उनका गुण अलग हो जाएगा। ये नहीं कि इनसे बना है तो इन्हीं का गुण इसमें मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। और उपसह संयोजन यौगिक जो है ठोस अवस्था में रहेगा तो जो गुण प्रदर्शित करेगा वही गुण यह विलयन की अवस्था में भी प्रदर्शित करेगा। मतलब इनकी जो पहचान है ठोस अवस्था में भी और विलयन की अवस्था में भी एक समान बनी रहती है। ये नहीं कि ठोस अवस्था में कुछ अलग गुण प्रदर्शित करेंगे और विलयन की अवस्था में कुछ अलग गुण प्रदर्शित करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जल अपघटित नहीं होते हैं। जल अपघटित मतलब जल में इनको डालने पर ये जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं या संकुल यौगिक जो होते हैं इनको यदि जल में डाला जाए तो ये जल अपघटित नहीं होता। मतलब जल में ये घुल करके टूटते नहीं है। जैसे आप अम्ल के बारे में सुने होंगे कि अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो वह अपघटित हो जाता है, H+ आयन प्रदान करने लगता है। लेकिन ये जो है संकुल यौगिक जो है जल में घुल करके ये अपघटित नहीं होता है, मतलब ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इसके बारे में लिखा जाए, लिखिएगा, दो या दो से अधिक अस्थाई आणविक यौगिकों के संयोजन के परिणाम स्वरूप बना यौगिक जिसमें इसकी पहचान ठोस एवं विलयन अवस्था में बनी रहती है एवं इनके गुण अवयवी कणों से भिन्न होते हैं। कमा दीजिएगा, उसे उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा, ये यौगिक जल में
आयनों के रूप में आयनों के रूप में अपघटित नहीं होते हैं। ये यौगिक जल में आयनों के रूप में अपघटित नहीं होते हैं। ये यौगिक जल में आयनों के रूप में अपघटित नहीं होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और जैसे में देखिएगा। इधर परिभाषा आपको समझ में आया होगा कि जब दो या दो से अधिक अस्थायी अणु मिल करके एक नए यौगिक के निर्माण करते हैं, जिनमें इनकी पहचान जो है ठोस अवस्था में और विलयन की अवस्था में एक समान बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग उपसह संयोजन यौगिक। यह जो है जल में घुल करके आयन प्रदान नहीं करते हैं, यानी कि आयनों के रूप में नहीं टूटते हैं। तो जैसे में देखा जाए, जैसे हम आपको बतलाए थे कि जटिल यौगिक के मुख्य पहचान ये है कि जटिल यौगिक को अधिकतर मैक्सिमम जटिल यौगिक को बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, बड़ा कोष्टक दे करके लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं K4Fe और ये CN6, ये जो है एक जटिल यौगिक है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक और जटिल यौगिक हम लिख देते हैं NiCO4, ये भी एक जटिल यौगिक है। एक और भी लिख देते हैं। तो बहुत सारे जटिल यौगिक हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा CONH3 और यहाँ पे 3+ इत्यादि। तो ये सभी हैं जटिल यौगिक, इनको जैसे में लिखिएगा। तो ये समाप्त हुआ उपसह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये बात हो गया। जैसे में लिख लीजिए। आगे हेडिंग दिया गया है द्विलवण या द्विकलवण, इंग्लिश इसका होता है डबल साल्ट। तो द्विलवण या उसको हम लोग द्विकलवण भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में डबल साल्ट बोलते हैं। तो समझिएगा द्विलवण क्या होता है, चाहे द्विकलवण, दोनों एक ही बात है। तो क्या होता है द्विकलवण, तो ये जस्ट लाइक मतलब ठीक दिखता है जटिल यौगिक के तरह, जटिल यौगिक के तरह दिखता है। मतलब कहा जाए तो ये ठीक संकुल यौगिक की तरह, मतलब उपसह संयोजन यौगिक की तरह ही दिखता है। कौन, द्विकलवण। द्विकलवण जो है ठीक जटिल यौगिक यानी कि उपसह संयोजन यौगिक की तरह ही दिखता है। लेकिन बहुत बारीकी से एक अंतर है कि जैसा कि हम लोग उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़े कि उपसह संयोजन यौगिक जो होता है वह जल में घोलने पर जल में घुलता है, लेकिन आयनीकृत नहीं होता है, आयन के रूप में टूटता नहीं है, अपघटित नहीं होता है, जल अपघटित। और ये द्विकलवण जो है, इसको जैसे ही हम लोग जल में डालेंगे ये आयन के रूप में टूट जाता है, जल अपघटित हो जाता है। बाकी सारी बातें वही, यह जटिल लवण के तरह ही होता है, जटिल यौगिक के तरह ही होता है, लेकिन जटिल यौगिक के तरह होता है मतलब उपसह संयोजन यौगिक के तरह होता है, लेकिन ये जो है जल में घोलने पर आयनीकृत हो जाते हैं, आयन के रूप में अपघटित हो जाते हैं। तो इसको बोलेंगे द्विकलवण। यानी कहा जाए कि द्विकलवण में और संकुल यौगिक में क्या अंतर है, द्विकलवण में और संकुल यौगिक में क्या अंतर है, तो बोल सकते हैं ये बात कि संकुल यौगिक जो होते हैं जल में घुल करके आयन के रूप में अपघटित नहीं होते हैं, लेकिन द्विकलवण जो होते हैं ये जल में घुल करके आयन के रूप में अपघटित हो जाते हैं। तो जैसे में यहाँ पे हम लिखे भी है पोटासियम है, जिसका फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये जो है आयनिक मतलब कि उपसह संयोजन यौगिक जटिल यौगिक की तरह है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला जो है काफी लंबी चौड़ी है। लेकिन वास्तव में ये जटिल यौगिक नहीं है, ये जो है क्या है, द्विकलवण है। इसको जैसे ही जल में घोलेंगे ये आयन के रूप में टूट जाएगा, लेकिन संकुल यौगिक जो होते हैं वे आयन के रूप में नहीं टूटते हैं। यही अंतर है द्विकलवण में और संकुल यौगिकों में। तो परिभाषा लिखा जाए इसका, बोल रहे हैं, लिखिएगा। यह भी संकुल यौगिकों की तरह, यह भी संकुल यौगिकों की तरह, यह भी संकुल यौगिकों की तरह दो या दो से अधिक अस्थायी
अधिक अस्थायी आणविक यौगिकों के संयोजन से प्राप्त होता है। संयोजन से प्राप्त होता है। संयोजन से प्राप्त होता है। लेकिन यह जल के साथ पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं। जल के साथ पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। द्विक लवण जो है ये भी दो अस्थायी अणुओं से बने होते हैं या दो से अधिक अस्थायी अणुओं से बने होते हैं। और जटिल यौगिक यानी कि संकुल यौगिक यानी कि उपसह संयोजन यौगिक भी दो या दो से अधिक अस्थायी अणुओं से बने होते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो जटिल यौगिक होते हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं, वे जल में घुल करके आयनीकृत नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। और द्विक लवण जो है ये जल में घुल करके पूर्ण रूप से पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, मतलब पूरा आयन के रूप में टूट जाते हैं। तो ये हुआ परिभाषा। जैसे में इन दोनों को लिख लीजिएगा। पोटासियम फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल थराइस 24H2O। यहाँ पे है मोर लवण का फॉर्मूला, ये भी द्विक लवण है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 और 6H2O। तो इनको लिखिएगा, ये द्विक लवण हो गया। तो ये अगला हेडिंग है कुछ प्रमुख पद। कुछ बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें 1 नंबर में हेडिंग दिया गया है उपसह संयोजन सत्ता, या उसी को हम लोग समन्वय सत्ता बोलते हैं। उपसह संयोजन सत्ता या उसी को समन्वय सत्ता बोला जाता है। कहीं कहीं इसको समन्वय मंडल भी लिखा गया है, मतलब कभी कभी आपको समन्वय मंडल भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों एक ही बात है। उपसह संयोजन सत्ता कहें, चाहे समन्वय सत्ता कहें या फिर समन्वय मंडल कहें, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। ये तीनों एक ही बात है। तो क्या होता है उपसह संयोजन सत्ता, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक यौगिक है K4Fe और ये CN6, ये एक हमारे पास जटिल यौगिक है K4FeCN6, ये जटिल यौगिक है। तो उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता किसको बोलेंगे? तो दोनों एक ही बात है, समन्वय मंडल भी वही बात है। तो जो बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है उस सबको मिला करके बोलेंगे क्या? उपसह संयोजन सत्ता। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं कि किसी जटिल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जो है ये, इसको हम लोग गुरु कोष्टक बोलते हैं। तो जो बड़ा ब्रैकेट में यानी कि गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है उसको बोला जाता है क्या? उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। यानी कहने का मतलब कि यदि हमसे पूछा जाए कि उपसह संयोजन सत्ता इसमें क्या है, तो उपसह संयोजन सत्ता हम लोग लिखेंगे FeCN ये 6, ये जो है हमारे पास उपसह संयोजन सत्ता। ये जो है हमारे पास क्या है? उपसह संयोजन सत्ता। मतलब बड़ा कोष्टक के अंदर जो लिखा जाता है उसी को बोला जाता है उपसह संयोजन सत्ता। यानी कहने का मतलब ये है कि उपसह संयोजन सत्ता में देखने को क्या मिल रही है? यहाँ पे देखने को ये बातें मिल रही है कि इसको बोला जाता है केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु जो है एक निश्चित मात्रा में ऋणायन अथवा धनायन अथवा उदासीन अणुओं से आबंधित है। इन अणुओं को हम लोग बोलते हैं लिगंड। इसको लिगंड बोला जाता है, ऐसा हम लोग कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो ये केंद्रीय परमाणु,
ये जो है लिगंड है, यानी कहने का मतलब कि केंद्रीय परमाणु और लिगंड मिल करके जिसका निर्माण करते हैं उसी को बोला जाता है उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। मतलब केंद्रीय परमाणु है, ये जो है पूरा एक संकुल यौगिक है, लेकिन इसमें समन्वय सत्ता, तो बड़ा कोष्टक के अंदर जो है उसी को समन्वय सत्ता बोलेंगे। और बड़ा कोष्टक के अंदर है क्या, तो ये धातु परमाणु है और ये है लिगंड, यानी कि धातु परमाणु ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से परिबद्ध होते हैं, तो जिसका निर्माण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसको ही बोला जाता है समन्वय सत्ता। तो लिखा जाए इसके बारे में, लिखिएगा, लिखिए केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, अथवा आयन, अथवा आयन से किसी एक निश्चित मात्रा में, से किसी एक निश्चित संख्या में लिखिएगा, किसी एक निश्चित संख्या में, आयन से किसी एक निश्चित संख्या में, किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित, आबंधित, किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु, आयन अथवा अणु, आयन अथवा अणु, आयन अथवा अणु, उसके बाद ब्रैकेट में दीजिएगा, ब्रैकेट इस तरह से छोटा वाला ब्रैकेट, और लिखिएगा लिगंड। मतलब जो आयन अथवा अणु बोला गया ना, वो उसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, लिगंड भी बोल सकते हैं। तो आयन अथवा अणु, उसके बाद ब्रैकेट में लिगंड, मिलकर, मिलकर, मिलकर उप सहसंयोजन सत्ता, उप सहसंयोजन सत्ता, उप सहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं, उप सहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं, उप सहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा समन्वय सत्ता को, समन्वय सत्ता को, समन्वय सत्ता को हमेशा, हमेशा गुरु कोष्टक, गुरु कोष्टक, गुरु कोष्टक में लिखा जाता है, में लिखा जाता है, गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी लाइन में लिखिएगा जैसे, जैसे उसी लाइन में, जैसे जैसे, इसके बाद इसको लिखिएगा, इसको जैसे लिखने के बाद इसको, और इसको लिखने के बाद आगे लिखिएगा इसी में एक उप सहसंयोजन सत्ता है, एक उप सहसंयोजन सत्ता है, एक उप सहसंयोजन सत्ता है जिसमें, जिसमें, जिसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट आयन, कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणुओं, 3 अमोनिया अणुओं, 3 अमोनिया अणुओं
तथा तीन क्लोराइड आयनों से आबंधित है। 3 क्लोराइड आयनों से आबंधित है। खड़ी पाई दीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। तो उप सहसंयोजन सत्ता के बारे में यानी कि समन्वय सत्ता के बारे में ये बात बतलाया गया कि किसी संकुल यौगिक में जो बड़ा कोष्टक के अंतर्गत लिखा जाता है उसको हम लोग उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता बोल सकते हैं। बोला गया कि इसमें धातु आयन जो होते हैं, तो धातु आयन इसमें कौन है, उदाहरण दिया गया कि कोबाल्ट आयन, माने कोबाल्ट जो है धातु आयन है। 3 गो अमोनिया अणु और 3 गो क्लोराइड अणु से आयन, क्लोराइड क्या है, आयन है, से ये आबंधित है। तो यही परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि जब धातु आयन किसी अणु से या किसी आयन से परिबद्ध होते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, उप सहसंयोजन सत्ता बोला जाता है। यानी कि उप सहसंयोजन ये सत्ता है, इसमें ये धातु आयन है, ये अणु है और ये ऋणायन है जिससे आबंधित है। और एक बात बोला गया ये भी कि उप सहसंयोजन सत्ता को लिखा जाता है किसमें, गुरु कोष्टक, मतलब बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक है। तो जब भी चुनना होगा हम लोग को उप सहसंयोजन सत्ता कि इसमें उप सहसंयोजन सत्ता कौन है, तो हमेशा बड़ा कोष्टक के अंदर वाले को लिखा जाएगा। तो हो गया ये उप सहसंयोजन सत्ता। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।